जी, नमस्कार। मैं एमसीली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं, वो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे नॉरसेट की बात करें, चाहे डी ट्रिपल एसबी की बात करें, चाहे ईएसआईसी की बात करें, चाहे हम आरआरबी की बात करें, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे सीएचओ की हम बात करें, जितने भी एग्ज़ाम्स बनते हैं उनके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जितने भी मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर्स करवाता हूँ उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, देखते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसीजर। ये व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसीजर इन विच द गिवन द फ्लूइड इन विच गिवन द फ्लूइड टू द स्टमक वाई द ट्यूब। ये कह रहा है कि एक ट्यूब डाली हुई है नाक के थ्रू और हमारे स्टमक के अंदर आपको क्या करना है, फ्लूइड को देना है, फ्लूइड को डालना है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? क्या गैस्ट्रिक लवाज कहते हैं, क्या गैस्ट्रिक गवाज कहते हैं, चाहे गैस्ट्रिक इरिगेशन कहते हैं, क्या सभी कह सकते हैं? बताएंगे फटाफट से आंसर। क्या आंसर होने वाला है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीएचओ के एग्जाम में भी एक बार ये क्वेश्चन आया था। तो फटाफट से मेरे को आंसर देंगे। क्या इसका आंसर होने वाला है बच्चों? What is the name of procedure in which the given the fluid to the patient to the stomach by the tube? एक ट्यूब के द्वारा पेशेंट की स्टमक में इसको उतारा गया है, इस फ्लूइड को दिया गया है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक लवाज कहते हैं। देखिए, सिंपल सी बात मैं आपसे करता हूँ यहाँ पे। ये कहीं ना कहीं आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा और समझा होगा। गैस्ट्रिक, देखो गैस्ट्रिक का मतलब तो यहाँ पे स्टमक है। क्या है बच्चों? गैस्ट्रिक का मतलब तो यहाँ पे स्टमक है। आपको समझ में आएगा। लवाज का मतलब क्या है? लवाज का मतलब होता है लेना। एल फॉर लवाज, एल फॉर लेना, एल फॉर लवाज और एल फॉर लेना। तो आई बात समझ में कि गवाज की एल फॉर लेना, ले मतलब कि हम ले रहे हैं स्टमक से बाहर निकाल रहे हैं, उसको कहते हैं लवाज। उसको कहते हैं लवाज, मतलब कि रिमूवल ऑफ, कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम स्टमक। कि सर स्टमक से निकालना हम क्या कहते हैं? उसको गैस्ट्रिक लवाज कहते हैं। आ गई बात समझ में कि सर ये तो आंसर नहीं होगा। कि सर क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछा गया है गिवन द फ्लूइड टू द स्टमक, कि हम पेशेंट को दे रहे हैं फ्लूइड, कि स्टमक को हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे सेकंड आंसर के अंदर क्या दे रखा है कि गैस्ट्रिक गवाज। कि गैस्ट्रिक गवाज का, गैस्ट्रिक का मतलब मैंने आपको बताया स्टमक, और गवाज का मतलब होता है गिव। जी फॉर गवास एंड जी फॉर गिव। तो गिव का मतलब है देना, गिव का मतलब होता है बच्चों देना। तो हम किसी भी स्टमक को, या फिर हम कह सकते हैं पेशेंट के स्टमक को हम ट्यूब के द्वारा कोई भी फ्लूइड देते हैं, कोई भी फीड देते हैं, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक गवाज। क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं हम? तो गैस्ट्रिक गवाज इज द बेस्ट आंसर। क्या आंसर होने वाला है बच्चों हमारा? बेस्ट। तो गैस्ट्रिक गवाज इज द बेस्ट आंसर। आगे मेरी बात समझ में कि भैया अब ये तीसरा ऑप्शन बता दो सर। तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि गैस्ट्रिक इरिगेशन क्या होता है? कि गैस्ट्रिक इरिगेशन का मतलब होता है टू वॉश आउट, इरिगेशन का मतलब होता है टू वॉश आउट द स्टमक। कि सर स्टमक को धो देना क्या कहलाता है? गैस्ट्रिक इरिगेशन कहलाता है। गैस्ट्रिक इरिगेशन के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं? पहले हम फ्लूइड देते हैं। तो फ्लूइड देने की कंडीशन को हमने क्या बोला? कि सर गैस्ट्रिक गवाज बोला। क्या बोला बच्चों हमने? कि गैस्ट्रिक गवाज बोला। और फ्लूइड लेने की कंडीशन को हम क्या करते हैं? कि सर क्या करते हैं कि गैस्ट्रिक लवाज कहते हैं। क्या कहते हैं सर? गैस्ट्रिक लवाज कहते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? कि सिंपल सा आंसर आपको समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ में आया बच्चों? बहुत बढ़िया, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है कि व्हाट इज द इंसर्टिंग लेंथ ऑफ एनजी ट्यूब इन ह्यूमन बॉडी। कि भैया किसी पेशेंट के अंदर आपको क्या डालना है? कि सर एनजी ट्यूब को डालना है। तो एनजी ट्यूब की आपको इंसर्टिंग लेंथ कितना अंदर तक देना है? कि सर आपको इंसर्टिंग कितना देना है, कितना इंसर्ट करना है पेशेंट की बॉडी में? कि सर एनजी ट्यूब का तो हमने एक फॉर्मूला रट रखा है कि यहाँ से यहाँ तक नापेंगे कि सर हमारा नोज टिप से ईयर लोब, ईयर लोब से जिफॉइड प्रोसेस, नोज टिप टू ईयर लोब, ईयर लोब से जिफॉइड प्रोसेस, नोज टिप टू ईयर लोब, ईयर लोब से जिफॉइड प्रोसेस। कि सर हम यहाँ तो नाप देंगे और हम पेशेंट की बॉडी में जितना हमें मार्किंग देखने को मिलेगी उतना घुसा देंगे। यही होता है ना? कि सर अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाइड तरीके से पूछा गया है। कि क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है? क्वेश्चन को पूछा गया है कि इंसर्टिंग लेंथ के बारे में पूछा गया है इन सेंटीमीटर। कि सर सेंटीमीटर के अंदर बताओ आप। क्वेश्चन को घुमा दिया है भैया।
कि क्वेश्चन को घुमा दिया है, कि सर क्वेश्चन को घुमा दिया है, तो कैसे आप क्या आंसर इसका करोगे? 105 सेंटीमीटर अंदर डालोगे, 60 सेंटीमीटर अंदर डालोगे, या फिर 100 सेंटीमीटर डालोगे, या 90 सेंटीमीटर अंदर डालोगे? देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको इंसर्टिंग लेंथ के पहले आपको ये जानना होगा कि एनजी ट्यूब की नॉर्मल लेंथ क्या होती है। जो हमारी ट्यूब आती है उसकी नॉर्मल लेंथ क्या होती है। तो आपको नॉर्मल लेंथ अगर पता है तो आप इसका आंसर बिल्कुल कर दोगे। तो नॉर्मल लेंथ की अगर मैं आपसे बात करूं कि सर नॉर्मल लेंथ जो होती है वो 105 सेंटीमीटर होती है। इसकी कितनी होती है बच्चों? 105 सेंटीमीटर होती है। कोई भी आपसे कैसा भी क्वेश्चन कहीं भी पूछे तो आपको बताना है कि इसकी नॉर्मल लेंथ तो कितनी होती है सर, 105 सेंटीमीटर होती है। और इंसर्टिंग लेंथ कितनी होती है बच्चों? 60 सेंटीमीटर। हम इसको क्या करते हैं, अंदर इंसर्ट कर देते हैं। कितना इंसर्ट करते हैं बच्चों? 60 सेंटीमीटर तक हम इसको अंदर इंसर्ट कर देते हैं वाया द नोज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? कि आपको अगर नापने का तरीका पूछा जाए तो आपको बताना है कि सर ईयर लोब, सॉरी हमारा नोज टिप टू ईयर लोब टू जिफॉइड प्रोसेस। जिफॉइड प्रोसेस कहाँ होती है? कि सर हमारा जहाँ पे हमारे रिप्स का जो पार्ट खत्म होता है उसको हम कहते हैं जिफॉइड प्रोसेस। क्या आप सभी को पता है ये चीजें? कि सर हमने इंसर्टिंग लेंथ की बात करी, सर इंसर्टिंग लेंथ कितनी होगी? सर 60 सेंटीमीटर हम अंदर घुसा देते हैं। अगर मैं आपसे टोटल लेंथ की बात करता हूँ तो कितनी होती है सर? कि सर कितनी होती है, कि मेरे प्यारे बच्चों कितनी होती है? 105 सेंटीमीटर की टोटल लेंथ देखी जाती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? बहुत बढ़िया। दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि विच मेथड इज यूज टू कंफर्मिंग द एनजी ट्यूब प्लेसमेंट। कि ये बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा एनजी ट्यूब के कंफर्मेशन प्लेसमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। कि आप इससे कंफर्म पता लगा सकते हो कि जो ट्यूब है वो एकदम कहाँ पे है, हमारे स्टमक के अंदर है। कौन सा मेथड होता है? क्या आप पीएच चेक करोगे? कि आप पीएच चेक करने का तरीका क्या होता है कि आपने क्या किया कि एनजी ट्यूब को डाल दिया, फिर वहां से आपने एक सिरिंज के द्वारा वहां से फ्लूइड को एक्सपीरिएट किया, और जब फ्लूइड को निकाला तो उसका आपने पीएच वैल्यू लैब के अंदर जाके देख ली कि अगर इसका पीएच कैसा होगा बच्चों, 7 से लेस देन कम होगा। पीएच कैसा होगा स्टमक का? पीएच कैसा होगा? एसिडिक अगर होता है तो कैसा है, इसका मतलब क्या है कि कंफर्म प्लेसमेंट है। क्या आप कह सकते हो कि कंफर्म प्लेसमेंट है? क्या कह सकते हो कि आप कंफर्म प्लेसमेंट कह सकते हो? कि लेकिन यहाँ पे ये भी बात हो सकती है। बाउल मेथड का मतलब क्या हो सकता है? बाउल मेथड का मतलब होता है कि आपको एक कटोरे के अंदर पानी लेना है, आपको एक बॉल के अंदर पानी लेना है, और जो हमारी एनजी ट्यूब डली है, जो बाहर वाला पार्ट है, उसको आपको इस बॉल के अंदर डालना है। और डालने के बाद अगर बबल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो एनजी ट्यूब है वो कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? वो हमारी रेस्पिरेटरी, या हम कह सकते हैं कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। अगर आपको बबल्स देखने को मिलते हैं तो आपको समझ जाना है कि ये तो लंग्स के अंदर है। अगर आपको बबल्स नहीं देखने को मिलते हैं, कि अगर आपको बबल्स नहीं देखने को मिलते हैं तो आपको समझ जाना है कि ये किसके अंदर है बच्चों? स्टमक के अंदर प्रेजेंट है। क्या आपको दोनों मेथड समझ में आए? ठीक है सर। और चेस्ट एक्सरे का मतलब क्या है कि आपने एक्सरे करवा लिया, एक्सरे के अंदर डायरेक्ट आपने देख ली कि ये कहाँ है, स्टमक के अंदर है, क्या लंग्स के अंदर है। ये भी बात आप देख सकते हो। सर ऑस्कल्टेट मेथड का मतलब क्या है? कि सर ऑस्कल्टेशन का मतलब होता है अगर किसी ने अपनी बोर्ड के अंदर या किसी हॉस्पिटल के अंदर काम किया है तो उसको ऑस्कल्टेट मेथड का पता होगा। फिर भी मैं बता देता हूँ। इसके अंदर क्या करता है, डॉक्टर जो होता है, अपने स्टेथोस्कोप से सुनता है। किसको सुनता है? जब हम क्या करते हैं, जो हमारा बाहर वाला जो पार्ट है, हम उसमें 20-30 ml क्या करते हैं, एयर को एकदम एक साथ क्या करते हैं, पुश करते हैं। और उसी टाइम पे ड्यूरिंग द पुशिंग डॉक्टर क्या करता है कि स्टमक पे स्टेथोस्कोप को रख के वो वहां से बावल साउंड सुनता है। कि अगर आपको एयर की आवाज उसके अंदर सुनाई दी है, इसका मतलब कि वो पेशेंट का वो जो ट्यूब है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन अब से आप क्वेश्चन से आपको क्या पूछा गया है कि ड्यूरिंग द विच मेथड यूज टू कंफर्म द एनजी ट्यूब प्लेसमेंट। कंफर्म,
ये कन्फर्म की बात कर रहा है कि ये सबसे ज़्यादा कन्फर्म मेथड हो सकता है। देखो सारे ही कन्फर्म हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर मैं आपसे बात करूँ कि रिलायबिलिटी किसके अंदर है, कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम किसको मानेंगे? क्या आप सुनते समय क्या गलती नहीं कर सकते? कि सर आप सुनते समय तो बिल्कुल गलती कर सकते हो सर, तो ये नहीं हो सकता कि सर आपने सुना और आपने गलती कर दी तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर पीएच आपने पीएच चेक अगर नहीं हो पाई, या फिर हम कह सकते हैं किसी कारणवश वहाँ की पीएच जो है वो एसिडिक देखने को मिली, किसी कारणवश वो पीएच एल्कलाइन देखने को मिल गई, सपोज दैट, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर किसी कारणवश वहाँ से क्या हुआ, पेशेंट ने अगर एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहा है, पेशेंट अगर एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहा है, तो आपको बाउल मेथड के अंदर भी जो फाइंडिंग्स है वो गलत देखने को मिल सकती हैं। लेकिन कभी भी चेस्ट एक्स-रे के अंदर गलत नहीं हो सकता। चेस्ट एक्स-रे के अंदर गलत नहीं हो सकता बच्चों, ध्यान रखना। तो चेस्ट एक्स-रे इज़ द बेस्ट आंसर फॉर किसके लिए? हमारे कन्फर्म ट्यूब प्लेसमेंट के लिए। तो आपको कभी भी जो आंसर करना है वो आपको एक्स-रे के ऊपर जाना है हमेशा। किसके ऊपर जाना है बच्चों? एक्स-रे के ऊपर ही जाना है। एक्स-रे इज़ द कन्फर्म प्लेसमेंट ट्यूब। आपको क्या करना है कि कोई भी आंसर, कैसा भी आंसर दिया हुआ हो, आपको हमेशा 100% श्योर वाले आंसर पे ही जाना होता है, कि 100% श्योर हम हो सकते हैं एक्स-रे के अंदर। एक्स-रे के अंदर कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? बहुत बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया है 108 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी पोर्ट्स इन एसएस स्लैम्प सम्प ट्यूब, क्या बोलते हैं, स्लैम्प सम्प ट्यूब के अंदर कितने पोर्ट्स होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि स्लैम्प सम्प ट्यूब होती है, स्लैम्प सम्प जो ट्यूब होती है, ये कौन सी ट्यूब होती है बच्चों? एनजी ट्यूब होती है एक प्रकार की। ये क्या प्रकार की क्या होती है? नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब होती है। उसके अंदर कितने पोर्ट्स पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे फटाफट से। कितने पोर्ट्स उसके अंदर देखने को मिलते हैं? क्या एक पोर्ट होता है, दो पोर्ट होते हैं, तीन होते हैं, या चार होते हैं? देखो सिंपल सी मैं आपसे बात करूं कि इसके अंदर दो पोर्ट पाए जाते हैं। कितने पोर्ट पाते हैं बच्चे? कितने पोर्ट मिलते हैं? कि सर दो पोर्ट मिलते हैं, और दो पोर्ट में से एक पोर्ट जो होता है, वन पोर्ट इस सक्शन के लिए होता है, और दूसरा किसके लिए होता है बच्चों? दूसरा हमारा फीडिंग के लिए कह सकते हो, या बैलून को कह सकते हो आप। कैसे कह सकते हो? जो एक पोर्ट होता है वो किसके लिए होता है? सक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, और दूसरा पोर्ट किसके लिए होता है? हमारे बैलून को फिक्स करने के लिए जिम्मेदार होता है। आगे मेरी बात समझ में बच्चों? बहुत बढ़िया। अब मैं क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन 9 की हम बात करते हैं कि इन फॉलोइंग विच ट्यूब इज मेक द रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी टू द पेशेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर जो देगा उसको मैं चॉकलेट दूंगा। बताओ फटाफट से, क्या आंसर इसका होने वाला है? इसका क्या आंसर होने वाला है बच्चों? फटाफट से आंसर करेंगे कि इन विच, इन फॉलोइंग विच ट्यूब इज मेक द रेस्पिरेटरी डिफिकल्ट। रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी की प्रोसेस में अंदर काम आती है कि कि जब भी पेशेंट को लगाई जाती है ये ट्यूब, इनमें से कौन सी ट्यूब है वो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी कॉज करती है, कि भैया सांस लेने में उसको दिक्कत आती है। बताएंगे फटाफट से, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम करने वाली कौन सी ट्यूब होती है? क्या राइस ट्यूब होती है? राइस ट्यूब का मतलब तो जो नॉर्मल एनजी ट्यूब होती है उसको हम कहते हैं। तो राइस ट्यूब तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो मोस्ट कॉमन यूज करने वाली क्या है, ट्यूब है। तो राइस ट्यूब नहीं हो सकती बच्चों। किसी भी चीज का एक क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है। अगर आप पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको एलिमिनेशन मेथड से आप यूज करो। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड भी आ गया ना तो 100% क्वेश्चन होने के चांसेस होते हैं। देखो, राइस ट्यूब आपको सभी को पता है कि राइस ट्यूब, मुझे पता है कि राइस ट्यूब तो बिल्कुल नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया। अभी मैंने एसएस ट्यूब के बारे में भी पढ़ा था, तो एसएस ट्यूब के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। इसके अंदर दो पोर्ट्स बताए गए थे, और इसके अंदर कुछ ऐसी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी के बारे में नहीं बताया सर ने। लेवाइन जो ट्यूब होती है ना बच्चों, लेवाइन ट्यूब जो होती है, इसके अंदर क्या होता है कि सिंगल पोर्ट होता है। क्या होता है बच्चों? सिंगल पोर्ट होता है। 125 सेंटीमीटर की क्या होती है? ये ट्यूब होती है। इसके अंदर एक सिंगल ल्यूमेन होता है, और 125 सेंटीमीटर की होती है। आगे बात समझ में? ये किसी भी स्टमक को खाली करने के लिए काम में हम दे सकते हैं, कि आपको अगर बिफोर सर्जरी से पहले अगर आपको क्या करना है, वहां पे स्टमक को खाली करवाना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। आगे बात समझ में? अगर मैं आपसे बात करता हूं कि सर स्लैम सम के बारे में आपने देख लिया, राइस ट्यूब के बारे में आपको पता है, तो अगर कौन सा बचा कि सर एस बी ट्यूब बचा। एस बी ट्यूब की फुल फॉर्म होती है सैंगिस्टन ब्लैक मोरे ट्यूब। सैंगस्टन ब्लैक मोरे
ट्यूब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। ये ट्यूब, ये जो ट्यूब होती है, ये ट्यूब का बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसबी ट्यूब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको बता देना है कि सर सेंगिस्टन ब्लैक मोरे ट्यूब जो होती है उसकी फुल फॉर्म होती है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि इसके अंदर कितने पोर्ट्स होते हैं बच्चों, इसके पोर्ट्स की हम बात करें कि सर इसके अंदर 3 पोर्ट मिलते हैं। कितने पोर्ट मिलते हैं बच्चों? 3 पोर्ट पाए जाते हैं। 3 पोर्ट कौन-कौन से होते हैं? सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, अगर मैं इसकी ट्यूब की आपसे संरचना की बात करूँ कि इसकी ट्यूब कैसी होती है, कि इसकी ट्यूब कुछ इस प्रकार की होती है। ये कौन-सा होता है सर? ईसोफेगल बैलून होता है। ईसो फेजियल बैलून होता है। क्या होता है? ईसोफेजियल बैलून होता है। ये क्या काम करता है कि सर ये जब ट्यूब डालते हैं तो इसको डिफ्लेट करके रखते हैं, और जब इसको डाल देते हैं तो क्या करते हैं, इसको इन्फ्लेट कर देते हैं। ये ईसोफेगस की कंडीशन में जाके फिक्स हो जाता है। ये क्या करता है कि जो ईसोफेगस होती है उसमें जाके एकदम फुला देता है, और इसका यूज हम करते हैं, कहाँ करते हैं? हमारी ब्लीडिंग के लिए करते हैं। ईसोफेजियल ब्लीड अगर हो रखा है किसी पेशेंट को, अगर ईसोफेजियल ब्लीडिंग अगर हो रखी है, उसके अंदर हम कौन सी ट्यूब का यूज करते हैं? सेंगिस्टन ब्लैक मोरे ट्यूब का यूज करते हैं। आगे मेरी बात समझ में बच्चों, कि सेंगिस्टन ब्लैक मोरे ट्यूब का कहाँ यूज करते हैं बच्चों? तो आपको बताना है कि सर किसके अंदर करते हैं, कि सर हम इसको कहाँ यूज करते हैं? ईसोफेजियल ब्लीडिंग के अंदर यूज की जाने वाली कौन सी ट्यूब है? सेंगिस्टन ब्लैक मोरे ट्यूब होती है। कि सर कैसे काम करती है, कि सर इसको डालते हैं और डालने के बाद क्या करते हैं, इसको इसके बैलून को फुला देते हैं, जो कि ईसोफेगस में जाके प्रेशर लगाता है और वहां से होने वाली ब्लीडिंग को क्या करता है, ये स्टॉप कर देता है। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों यहाँ तक की? अगर मैं इसकी 3 पोर्ट्स की बात करूँ तो 3 पोर्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो पोर्ट होता है बच्चों, इसका काम आता है कि ईसोफेजियल जो बैलून होता है उसको इन्फ्लेट करने के लिए काम में आता है, इन्फ्लेट डिफ्लेट करने के लिए काम में आता है। और दूसरा जो होता है वो गैस्ट्रिक बैलून को काम में आता है, गैस्ट्रिक बैलून को फुलाने या डिफ्लेट करने के लिए काम में आता है। तीसरा जो होता है वो फीडिंग के लिए होता है, तीसरा जो होता है वो फीडिंग के लिए होता है। आ गई मेरी बात समझ में? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि क्वेश्चन की रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि अगर किसी पेशेंट को सपोज दैट कि इसको आपने डाल दिया, इसको आपने अगर किसी पेशेंट के अंदर डाल दिया, तो इस पेशेंट के अंदर आपको क्या-क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं? अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं, अगर मैं आपको यहाँ से बात करता हूँ कि सर कौन-कौन सी कंडीशंस आपको देखने को मिल जाती हैं, किसके अंदर देखेंगे फटाफट से। मैं अगर आपसे यहाँ पे बात करता हूँ कि सर ईसोफेजियल आपने किसी को क्या डाल दी, कि सर आपने कि एसबी ट्यूब अगर किसी को डाली हुई है और पेशेंट फील कर रहा है रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, अगर पेशेंट कहता है कि मुझे सांस लेने में, रेस्पिरेशन करने में क्या हो रही है, डिफिकल्टी अगर महसूस होती है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, तुरंत क्या कर देना है, कट कर देना है ट्यूब को। तुरंत क्या कर देना है, कट कर देना है सेंगिस्टन ब्लैक मोरे ट्यूब को। क्यों करना है, और हमेशा क्या रखनी होती है? क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एग्जाम के अंदर कि किसी पेशेंट को सेंगिस्टन ब्लैक मोरे ट्यूब डली हुई है और पेशेंट फील द रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, तो आपको क्या पास में रखना होता है? तो आपको रखना होता है भैया सीजर। क्या रखनी होती है? कैंची आपको अपने पास रखनी होती है, ताकि आप जब भी पेशेंट को क्या करो, डिस्निया फील करते हैं, पेशेंट जब भी डिस्निया फील करता है तो आप उसको कट कर सको। इसीलिए कहते हैं कि जब भी सेंगिस्टन ब्लैक मोरे ट्यूब का एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो आपको क्या रखना होता है? सीजर को अपने पास रखना होता है। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है? इन फॉलोइंग विच ट्यूब इज यूज द ईसोफेजियल ब्लीडिंग एंड वेरिकोस। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि सर ईसोफेजियल ट्यूब के लिए, ईसोफेजियल ब्लीडिंग के लिए या वेरिकोस के लिए हम किस यूज करते हैं, कि सर एसबी ट्यूब का यूज करते हैं नहीं करते हैं, कि सर इसमें ढूंढते हैं कि एसबी ट्यूब कहाँ है, कि सर राइस ट्यूब नहीं करते हैं, एसएस ट्यूब नहीं करते हैं, मिनीसोटा ट्यूब क्या होती है, ऑल ऑफ देम। ये सर इसके अंदर तो हमारे साथ क्या हो गया, इसके अंदर तो हमारे साथ धोखा हो गया, कि इसके अंदर तो हमें एसबी ट्यूब देखने को ही नहीं मिली। क्या नहीं मिली बच्चों? एसबी ट्यूब नहीं देखने को मिली। तो कॉमन सेंस कहता है कि सर ऐसे हमारी राइस ट्यूब तो नहीं थी, एसएस ट्यूब भी नहीं थी, तो मिनीसोटा ट्यूब बची, तो ये हो सकती है क्या? कि सर बिल्कुल हो सकती है। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी अपना लगा लिया करो। कि अगर मैं आपसे बात करूं कि सेंगिस्टन ब्लैक मोरे ट्यूब का मॉडिफाइड वर्जन जो होता है ना, वो मिनीसोटा ट्यूब होती है। क्या होती है? मिनीसोटा ट्यूब। इसके सेंगिस्टन के अंदर 3 पोर्ट मैंने आपको बताए, इसके अंदर 4 पोर्ट होते हैं, इसके अंदर 4 पोर्ट होते हैं बच्चों। कितने होते हैं?
4 होते हैं, जो चौथा वाला होता है वो सक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए जिम्मेदार होता है? सक्शन के लिए होता है। दूसरा जो होता है वो हमारे ईसोफेजियल जो बैलून होता है उसको फुलाने के लिए होता है। तीसरा जो होता है वो गैस्ट्रिक बैलून के लिए होता है और चौथा जो होता है वो फीडिंग पर्पस के लिए होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? देखो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करवा देंगे। आपको यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? इन फॉलोइंग मैंने आपको बताया कि ईसोफेजियल ब्लीडिंग के लिए हम कौन सी यूज करते हैं, कौन सी ट्यूब का यूज करते हैं, तो आपको बता देना है मिनीसोटा ट्यूब आपको देखना है या फिर सैंगक्सन ब्लैकमोरे ट्यूब का आपको यूज करना है। एक क्वेश्चन और बनता है कि सर 1 केजी का ट्रैक्शन हम कौन सी ट्यूब के अंदर अप्लाई करते हैं? कि सर 1 केजी का ट्रैक्शन हम लगाते हैं कभी भी जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम सैंगस्टन ब्लैकमोरे या एसबी ट्यूब का यूज करते हैं ना, तो हमें 1 केजी का ट्रैक्शन लगाना पड़ता है बाहर वाली ट्यूब पे, कि उसको 1 केजी के ट्रैक्शन पे हम लगाते हैं तभी वहाँ पे प्रेशर पड़ता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ऐसी कौन सी ट्यूब है जिसके अंदर ट्रैक्शन लगाया जाता है? तो आपको बता देना है कि सैंगस्टन ब्लैकमोरे ट्यूब होती है। अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे लाइव सेशन में जाके आप देख सकते हो। अपने यूट्यूब चैनल पे जाके देखोगे, हमारे यूट्यूब चैनल स्कालर नर्सिंग के प्लेटफॉर्म पे आप जाके देखोगे तो लाइव क्लासेस के अंदर वहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ से सारी की सारी क्लासेस देख सकते हो, डिटेल में वहाँ से लेक्चर ले सकते हो, तो आपको और भी चीज़ें आसान हो जाएगी। बहुत बढ़िया। चलेंगे 111 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि विच पोजीशन इज यूज्ड, कौन सी पोजीशन का यूज किया जाता है ड्यूरिंग द राइस ट्यूब इंसर्शन, कि भैया जब भी हम ट्यूब डालते हैं तो कौन सी पोजीशन का यूज करते हैं? क्या हम सेमी फाउलर पोजीशन का यूज करते हैं, क्या फाउलर पोजीशन का यूज करते हैं, क्या सुपाइन का करते हैं, क्या हाई फाउलर्स का यूज करते हैं? बताएंगे फटाफट से आंसर क्या होने वाला है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में शायद बताया था कि मैंने कौन सी पोजीशन का हम यूज करते हैं, बताएंगे फटाफट से। देखो सिंपल सी बात है, पोजीशंस के ऊपर जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको कॉमन सेंस का यूज करना है। किसका यूज करना है बच्चों? कॉमन सेंस का यूज करना है। कि कॉमन सेंस क्या कहता है कि जब भी हम ट्यूब डालते हैं तो हम कौन सी पोजीशन का यूज करते हैं। देखो फाउलर पोजीशन का यूज हम कहाँ करते हैं? जब भी हम पेशेंट को फीडिंग देते हैं, जब भी हम पेशेंट को फीडिंग देते हैं तो हम इसका यूज करते हैं, हमारी फाउलर पोजीशन का यूज करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर सेमी फाउलर का यूज करते हैं, तो आफ्टर फीडिंग कि जब फीडिंग ले ली है बच्चे ने या फिर हम कह सकते हैं पेशेंट को फीडिंग हमने दे दी है, उसके बाद हम सेमी फाउलर का यूज करते हैं। सर सुपाइन का हम कहाँ करते हैं? कि सर सुपाइन का तो हम बिल्कुल नहीं करते हैं। कि सर इसके अंदर करते हैं कि सर हाई फाउलर पोजीशन का यूज करते हैं। जब भी ट्यूब डल रही होती है पेशेंट को तो उसको एकदम 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा किया जाता है बेड को एकदम 90 डिग्री के एंगल पे हम क्या कर देते हैं? स्ट्रेट कर देते हैं, एकदम खड़ा कर देते हैं, ताकि पेशेंट क्या रहे, एकदम स्ट्रेट रहे और उसका इसोफेगस जो बे है हमारा स्टमक तक जाने का, वो एकदम सीधा हो जाए। वो कैसा हो जाए बच्चों? एकदम सीधा हो जाए। अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर फाउलर पोजीशन जो होती है बच्चों वो कितने एंगल पे देखी जाती है, तो सर बताना है इसे 60 डिग्री के एंगल पे देखते हैं। अगर सेमी फाउलर की आपसे बात की जाए तो आपको 30 से 45 सेंटीमीटर 45 डिग्री के एंगल पे बतानी है। और आपसे अगर फाउलर की रेंज पूछी जाती है तो आपको 45 टू 60 डिग्री के एंगल पे आप रख सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? यहाँ तक की क्लास में किसी को डाउट है? नहीं है? आगे चले कि सर सेमी हाई फाउलर पोजीशन का कहाँ यूज करते हैं? कि राइस ट्यूब इंसर्शन के दौरान हम हाई फाउलर पोजीशन का यूज करते हैं। और फीडिंग देने के बाद हम क्या फीडिंग दे रहे हैं तो कौन सी पोजीशन का यूज करेंगे? कि सर फाउलर पोजीशन का यूज करेंगे। और फीडिंग देने के बाद किस पोजीशन का यूज करते हैं बच्चों? तो सेमी फाउलर पोजीशन का यूज करते हैं। अगर आपको बाई चांस अगर आपको एग्जामिनर ने आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं दिया है, कि आपको अगर ये हाई फाउलर के बारे में नहीं बताया है, कि हाई फाउलर जो पोजीशन है कि आपको नहीं दिया है एग्जाम में, अगर सपोज दैट आपको ये दो ही आंसर दिए हुए हैं, ये नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ फाउलर और सेमी फाउलर की दिया हुआ है, तो आपको किस पे जाना है? हमेशा घटते हुए क्रम पे जाना है, तो आपको बता देना है कि सर फाउलर पोजीशन का यूज। कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, किसी भी प्रकार से कोई भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं होनी चाहिए बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है? A patient complained the respiratory difficulty during the NG tube insertion, that then what action will be taken? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दोगे फटाफट से आप। क्या आंसर होने वाला है? कि एक पेशेंट है वो कंप्लेन कर रहा है रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी,
कब कर रहा है? ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ एनजी ट्यूब। जैसे ही आप इंसर्ट करते हो एनजी ट्यूब को, तो पेशेंट कहता है मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पेशेंट कहता है मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको क्या करना है? क्या आप इन्फॉर्म करोगे डॉक्टर को कि क्या क्या आप होल्ड करोगे ट्यूब को? क्या आप क्या करोगे? रीइंसर्ट करोगे? क्या आप रिमूव करोगे? जल्दी से आंसर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों की चारों ऑप्शंस क्या है? प्रायोरिटी बेस्ड है। ये जो क्वेश्चन है वो प्रायोरिटी बेस्ड है। ये मेंस का एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। बताएंगे फटाफट से कि भैया क्वेश्चन पूछा गया है कि रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी अगर किसी पेशेंट को फील होती है किसके दौरान? एनजी ट्यूब इंसर्शन के दौरान। तो आपको क्या करना होता है कि भैया इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है डॉक्टर को। जब भी आप कोई भी चीज डालते हो मुंह के अंदर, तो आपको क्या देखने को मिलता है? आपकी जो सेंसरी ऑर्गन, जो सेंसेशंस होते हैं, जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं? अगर आपको जो ट्रैकिया वाले पोर्शन पे अगर ट्यूब क्या लग जाती है बाई चांस, तो आपको डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है। ये स्वाभाविक बात है, ये नॉर्मल बात है। तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है डॉक्टर को। आपको रीइंसर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर पेशेंट कहता है मुझे दिक्कत हो रही है, तो आपको एकदम रुक जाना है। तो आपको क्या कर देना है बच्चों? होल्ड कर देना है ट्यूब को। और आपका राइट आंसर होने वाला है बी। जिसने भी राइट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। आगे चलते आगे चलते रहें, इसी प्रकार बढ़ते रहें। अगर मैं आपसे बात करूं कि रिमूव ट्यूब, ट्यूब को रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या किया कि जब आप क्या कर रहे हो, एनजी ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हो, एनजी ट्यूब को आप इंसर्ट कर रहे हो किसी पेशेंट के अंदर, और आपने पेशेंट ने क्या कहा कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही है। तो आपको क्या करना है? ट्यूब को होल्ड कर देना है। तो होल्ड द ट्यूब। क्या करा आपने कि होल्ड कर दिया ट्यूब को। अब ट्यूब को होल्ड करने के बाद आपको क्या करना है कि ट्यूब सर होल्ड कर दी, फिर 2 मिनट के बाद आपको क्या करना है, या 2 सेकंड के बाद, जैसे ही बंदा शांत हो जाता है या पेशेंट शांत हो जाता है, उसके बाद आपको री इंसर्ट करना है। क्या करना है? री इंसर्ट करना है। और अगर दो कंडीशंस बनती है री इंसर्ट करने के बाद, या तो पेशेंट कहता है कि मुझे वापस से क्या हो रही है, रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी हो रही है। अगर कहता है कि रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही है, तो आपको क्या कर लेना है? रिमूव कर लेना है ट्यूब को। अगर पेशेंट कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मुझे रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी नहीं हो रही, तो आपको क्या कर देना है? इंसर्ट करते जाना है। क्या करना है? इंसर्ट करते जाना है। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों आपको? यहाँ तक कि क्लास में किसी को डाउट है? अगर यहाँ तक कि क्लास में कोई डाउट नहीं है, तो क्या हम आगे चल सकते हैं? अगर आपको और भी डिटेल जाननी है, तो मेरा फुल लेक्चर आप ले सकते हो, वहाँ पे लाइव सेशन के अंदर पड़ा हुआ है। चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि सर 113 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कि सर 113 नंबर कहता है कि एनजी ट्यूब चेंज इन हाउ मेनी डेज। कि सर आपने नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब डाल दी, तो उसको ये थोड़ी है कि आप साल साल भर तक क्या रखोगे, कि आपने उसको साल भर तक क्या रख दिया, उसके अंदर रख दिया। निकालने की बारी भी तो होती है, उसको चेंज करने की भी तो बारी होती है, कि उससे इन्फेक्शन भी लग सकता है। देखो, सबसे पहली मैं आपसे बात बताता हूँ, दो चीजें होती हैं, कि दो चीजें होती हैं, एक तो होती है क्लीन और एक होती है स्टेराइल। एक होती है स्टेराइल, आगे मेरी बात समझ में बच्चों। एक होती है क्लीन और एक होती है स्टेराइल। जब भी हम गैस्ट्रिक की बात करते हैं, तो किसकी बात करनी है बच्चों? हमें क्लीन की बात करनी है। हमें इसको ईटीओ करवाने की जरूरत नहीं है, हमें इसको सीएसएचडी भेजने की जरूरत नहीं है, इसको हमें क्या नहीं करने की जरूरत है? स्टेराइल करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें किसी भी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रहे हैं बॉडी के, हम किसी ब्लड ब्लड के कांटेक्ट में आ रहे हैं, किसी इंटरनल ऑर्गन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या वाइटल्स के ऑर्गन में आते हैं, वाइटल्स के किस में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि स्टेराइल करने की जरूरत होती है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे कनेक्शन क्या है कि सर किसी भी एनजी की बात करते हैं, तो क्लीन वे में हमें स्टेराइल मैनर में जरूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ क्लीन ग्लव्स पहन के ही इसको डाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि कितने दिन में चेंज करते हैं, क्या 4 वीक में करते हैं, क्या डेली कर सकते हैं? मेरे डेली तो कौन करेगा, इतनी महंगी आती है डेली, तो कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, पेशेंट भी नहीं कर पाएगा, और हम भी नहीं डाल सकते डेली। वंस इन ए वीक डालते हैं, 2 वीक के अंदर डालते हैं। बहुत से बच्चों का आंसर जाता है डी। बहुत से बच्चों का जो आंसर जाता है ना बच्चों, वो डी की तरफ जाता है, लेकिन डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में कि डी इज द करेक्ट आंसर नहीं है। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा बच्चों? कि आप एवरी 14 डेज के अंदर क्या कर सकते हो, उसको चेंज करवा सकते हो।
और हम कह सकते हैं कि सर पॉलिश को भी आपको कितने दिन के अंदर चेंज करवाना है कि सर 14 डेज़ के अंदर ही आपको चेंज करवा लेना है। अगर इन केस अगर कोई पस पॉइंट नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो आप इसको हमेशा 14 दिन के अंदर ही चेंज करवा सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको बच्चों? यहाँ तक कि क्लास में किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकता है। आगे बात समझ में? चलिए, क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन यूज्ड यूरिनरी कैथेटर? यूरिनरी कैथेटर कौन सा मोस्ट कॉमन यूज होता है? यूरिनरी कैथेटर के बारे में क्वेश्चंस आए हैं। तो यूरिनरी कैथेटर का मोस्ट कॉमन कौन सा कैथेटर होता है जिसका हम यूज करते हैं? देखो, यूरिनरी कैथेटर की बात करें तो आपने जो देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर या पेशेंट को लगाते हुए हम कह सकते हैं, क्या हम ट्रिपल ल्यूमन की बात कर सकते हैं, क्या फॉलिस कैथेटर की बात करें, कि K90 की बात करें, कि रॉबिन्सन की बात करें? देखो, रॉबिन्सन जो कैथेटर होता है ये हमेशा रेड कलर का होता है। कैसा होता है बच्चों? रेड कलर का होता है। जब भी आपको रेड कलर का कोई कैथेटर देखने को मिले तो रॉबिन्सन कैथेटर का आपको नाम लेना है। K90 का मतलब होता है कि ये तो भैया कैसा होता है, ये हमारा स्ट्रेट कैथेटर होता है। स्ट्रेट कैथेटर होता है। कैसा होता है बच्चों? स्ट्रेट कैथेटर होता है। और सिर्फ क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेशन से पहले, किसी भी ऑपरेशन से पहले, और सिंगल ल्यूमन होता है। कैसा होता है? सिंगल ल्यूमन होता है। किसी भी ऑपरेशन से पहले कि आपको क्या करना है, ब्लैडर को खाली करना है, तो आप किसका यूज कर सकते हो? किसका यूज करते हो? K90 का यूज कर सकते हो। ट्रिपल ल्यूमन की बात करें तो ट्रिपल ल्यूमन का हम कहाँ यूज करते हैं सर? इरिगेशन के अंदर यूज किया जाता है कि सर इरिगेशन के अंदर हम ट्रिपल ल्यूमन का यूज करते हैं। अब बचा कौन सा हमारे पास कि सर फॉलिस कैथेटर बचा, तो फॉलिस कैथेटर का यूज हम कहाँ करते हैं कि सर मोस्ट कॉमन यूज होता है इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स के अंदर यूज होने वाला हमारा फॉलिस कैथेटर मोस्ट कॉमनली यूज होता है। अगर मैं बात करूं कितने ल्यूमन होते हैं कि सर डबल ल्यूमन होता है। सिर्फ इसके अंदर दो ल्यूमेन्स पाए जाते हैं। एक ल्यूमेन किसके लिए होता है? एक ल्यूमेन होता है बैलून को फुलाने के लिए, दूसरा ल्यूमेन होता है किसके लिए बच्चों? ये यूरिन को ड्रेन करने के लिए होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आपने देखा होगा बहुत जगह, आपने बहुत जगह देखा होगा कि डबल ल्यूमेन कैथेटर ही हम हमेशा यूज करते हैं, जिसको हम फॉलीज कैथेटर के नाम से जानते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों आप सभी को? यहाँ तक कि क्लास में किसी को डाउट है? अगर यहाँ तक कि क्लास में डाउट नहीं है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो हम अगली क्लास में कंसीडर करेंगे। अगली क्लास में हम देखते हैं कि कौन-कौन से और क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो सब मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। अगर किसी को कोई डाउट होता है किसी भी क्लास के अंदर तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारे सपोर्टिव नंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं। आप वहाँ से हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर सकते हो और वहाँ से भी आप क्वेश्चंस को क्वेरी कर सकते हो। वहाँ से भी क्वेश्चंस को आप हल कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। किसी को कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकता है और अपने दोस्तों के साथ अगर क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और हमें मोटिवेशन मिले, आपको भी मिले, आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।